दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन, बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट एंड आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ओम साईं आर्थो एंड फिजियो में स्वागत है। दोस्तों आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पोस्ट कोविड प्रॉब्लम जो होती है मसल, बोन और जॉइंट के ऊपर है कि कोविड के बाद जो मरीज़ हमारे रिकवर हुए हैं उनको कुछ दिन के बाद कुछ ऐसी समस्याएं, परेशानियां आ रही हैं जो हमको आए दिन इधर पिछले 2-3 महीनों से देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इस समय मरीजों के अंदर ये आ रही है कि उनको जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमको कोविड हुआ था और उसके बाद हमको ये जोड़ों में दर्द हो रहा है। कुछ पेशेंट कहते हैं हमको मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि जी हमको थकावट हो रहा है डॉक्टर साहब, थोड़ा दूर चलता हूँ तो थक जाता हूँ। और कई तो कहते हैं हमको बहुत सुस्ती आ रही है डॉक्टर साहब, एकदम बिल्कुल सुस्त हो गया है मेरा शरीर जब से कोविड हुआ है। और कुछ मरीजों को तो ये कहते हैं कि जी जब से कोविड हुआ है हमको नींद भी नहीं आ रही है ठीक से, या कई कहते हैं जी हमारी क्वालिटी लाइफ बिल्कुल पुअर हो गई है, मतलब बिल्कुल हम अपना डे टू डे एक्टिविटी वर्क नहीं कर पाते। दोस्तों कोविड का जो इफ़ेक्ट होता है वो बेसिकली डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट इफेक्ट तो कोविड का लंग के ऊपर होता है, लेकिन जो बोन, जॉइंट, मसल के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिसको कहते हैं रिएक्टिव इफेक्ट। रिएक्टिव मसल के अंदर चेंजेज आती है। जैसे हमारी कोई भी वायरल कंडीशन होती है, जैसे कोई भी चिकनगुनिया है, जैसे मान लो वो भी वायरल कंडीशन है, तो जब चिकनगुनिया होती है तो उसमें भी हमें देखेंगे कि जॉइंट में, मसल में पेन हो रहा है, सुस्ती, थकावट होती है। वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन हुआ और बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम हमारी होती है जो एक्टिवेट हो जाती है, जैसे ऑटो एंटीबॉडी बनने लगती है, वो हमारे जॉइंट को, मसल को, इनको हमको वीक करने लगती है। तो उसी तरह से ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारी मसल, बोन, जॉइंट, इन सब को इनडायरेक्टली वो एंटीबॉडी बनने की वजह से प्रॉब्लम करने लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है मसल के अंदर, जो मसल वीकनेस होती है, किसी मरीज़ को तो ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमको पहले से कमर में दर्द होता था, घुटनों में दर्द होता था, कंधे में दर्द होता था, उनको गठिया थी, उनको पहले से ही दर्द था, लेकिन अब हमारी कोविड होने के बाद ये और बढ़ गया। तो इसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। जैसे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऐसे गठिया है, उम्र की गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, ये ऑलरेडी उनको पेन करता है। और उसमें अगर कोविड हो गया तो उनको 2 महीना 3 महीना ऐसे लगेगा कि बिल्कुल दर्द हो गया, बिल्कुल हाथों पैरों में जान नहीं है। तो कोविड भी एक हमारी वायरल इन्फेक्शन की तरह होता है जो इनडायरेक्टली जो हमको बोन, मसल के ऊपर इफेक्ट करता है। और जो मसल के अंदर वीकनेस होती है, बेसिकली मसल जो होता है कोविड के वजह से इन्वॉल्वमेंट होती है मसल में, बोन के अंदर भी जैसे लगेगा कि जो अंदर स्वेलिंग आ गई। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम इस समय आ रहा है जो बोन के अंदर है वो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर नेक्रोसिस बेसिकली हिप जॉइंट का होता है, कूल्हे का जोड़ होता है, वहाँ पे जो फीमोरल हेड होता है, जैसे ये फीमोरल हेड है, जैसे ये फीमर बोन है, हमारी थाई की बोन होती है, इसको फीमोरल बोन कहते हैं, इसका हेड होता है, ये हेड है, ये नेक है, ये शाफ्ट है। तो जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो फीमर की हेड होती है इसकी ब्लड सर्कुलेशन होता है। हर बोन को जिंदा रहने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन बोन के अंदर प्रॉपर नहीं गया तो वो बोन धीमे धीमे डेड हो जाएगी। उसी तरह से ये कोविड में हुआ है। कई पेशेंट मेरे को देखने को मिले हैं कि कोविड हुआ, उसके 2 से 3 महीने के बाद हमको डॉक्टर साहब कूल्हे में दर्द हो रहा है। और स्पेशली कूल्हे में दर्द जब होता है, जब हम रात में सोते हैं तब होता है, या हम लेटे लेटे पैर उठाते हैं तो पैर नहीं उठता। तो अगर हिप जॉइंट के अंदर पेन हो और नाइट में ज़्यादा हो और पैर उठाने में पेन हो रहा हो और ये काफ़ी दिनों से 3-4 वीक्स से परसिस्ट कर रहा है, और स्पेशली पोस्ट कोविड, जिसमें कोविड होने के बाद, तो उन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस का ये हिप जॉइंट के, कूल्हे के जॉइंट का एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा हो, वो अगर अर्ली डायग्नोस हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपर होता है और पेशेंट नॉर्मल लाइफ ईजिली अपना कवर करता है, नॉर्मल लाइफ जीता है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस में यही होता है कि इसकी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है कोविड की वजह से इसके अंदर माइक्रो थ्रोम्बोसिस हो जाती है, मतलब इसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर छोटे छोटे क्लॉट हो जाते हैं। ये जो क्लॉट हो जाने की वजह से
ये इसका हेड का सर्कुलेशन धीमे धीमे डिक्रीज हो जाता है। और ये कोविड के वायरस की वजह से होता है, जिसको ऑटो इम्यून जो कहते हैं, ऑटो एंटीबॉडी बनता है, उसकी वजह से भी होता है। और कोविड में जो एक्सेस स्टेरॉयड यूज हुआ, कई बार लोगों को स्टेरॉयड 5 दिन हुआ के 10 दिन हुआ, किसी को 20 दिन 25 दिन हुआ। जब एक्सेस स्टेरॉयड यूज होता है तो वो भी नोन कॉज है एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की। क्योंकि कोविड तो अभी आया है, लेकिन हम लोग जब पहले भी अगर किसी को स्टेरॉयड यूज होता था, जैसे कई अस्थमेटिक पेशेंट हैं या कुछ अर्थराइटिस है, जैसे रूमेटॉयड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें स्टेरॉयड होता है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है कि बोन के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन धीमे धीमे डिक्रीज हो जाता है और वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस उसी को कहते हैं। जैसे अगर ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हुआ, अब कोविड में माइक्रो थ्रोम्बोसिस होते हैं, छोटे छोटे क्लॉट हो जाते हैं जो कि इसके सर्कुलेशन को डिक्रीज कर देते हैं। अब जैसे सर्कुलेशन डिक्रीज करेगा तो ये बोन धीमे 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 डेड होनी शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड, जैसे कह रहे हैं लोग ना फंगल, ये कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस हो रहा है, अब कह रहे हैं लोग कि बोन डेड भी हो रहा है। बोन के अंदर यही चीज़ें, अगर आज कोविड हुआ तो हमको इसके अंदर बोन डेड की जो सिम्टम्स आते हैं वो 3-4 मंथ के बाद आते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ये वैसे भी जो कोविड के बगैर जो जिनको एवियन होता है, एवियन नॉर्मली यही होता है, अर्थराइटिस है, रूमेटॉयड अर्थराइटिस है, स्टेरॉयड यूज है, जिन लोगों में एवियन होता है, कभी कभी फ्रैक्चर हो जाए, जैसे ये नेक फीमर फ्रैक्चर हो गया तो उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन कट हो जाता है। अगर इसको हम रिपेयर और इसको गोले को हेड को बचाते हैं तब भी लॉन्ग टर्म में 2 ईयर 3 ईयर बाद ये गोला धीमे धीमे सूख जाता है, वो भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। एवेस्कुलर जब नेक्रोसिस होता है तो वो भी गोला खराब हो जाता है। तो उसमें भी ट्रीटमेंट ऐसी होता है, जैसे उसके अंदर स्टेजिंग होती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बेसिकली 4 स्टेजिंग होती है, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जो 1, 2, 3 जो स्टेज है, इसमें बेसिकली हमको मेडिकल मैनेजमेंट से, थोड़ी एक्सरसाइज से और थोड़ी क्या कहते हैं, कुछ मिनिमल छोटी सर्जरी होती है, जैसे कोर डिकम्प्रेशन होता है, इन सब से हमारी इसी गोले को बचाते हैं। तो ये कुछ साल तक, 10-15 साल तक हमारा ये गोला निकल जाता है। अगर किसी को स्टेज 4 हो गया, स्टेज 4 में मतलब ऑलमोस्ट ये सरफेस बिल्कुल इरेगुलर हो जाती है। मतलब ये बिल्कुल, अगर हम इसके अंदर कूल्हे के अंदर अगर हम जैसे देखें, ये हिप जॉइंट है, अगर हिप जॉइंट के अंदर देखिए हिप जॉइंट है, अगर हिप जॉइंट के अंदर अगर हम इस गोले को चलता है, ये कटोरी है, इसको कहते हैं स्टेबुलम, और ये हेड है, और ये मूवमेंट होता है, तो अगर ये इरेगुलर हो जाता है तो जब भी हमारा पैर का मूवमेंट होता है तो ये पेन होता है, सीवियर पेनफुल कंडीशन होती है। और इस पेनफुल कंडीशन में पेशेंट को बगैर पेन किलर लिए काम नहीं चलता है। तो वैसे भी इसका जो स्टेज 4 होता है उसका ट्रीटमेंट होता है बेसिकली पूरा जॉइंट का रिप्लेसमेंट करना, जिसको कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसके अंदर हेड भी आर्टिफिशियल लग जाता है, और जो कटोरी है, जो स्टेबुलम, वो भी नया लग जाता है। तो उसकी भी लाइफ नॉर्मली 20-25 ईयर्स होता है। तो लेकिन पहले ये रखना चाहिए कि जितना हो सके टोटल हिप रिप्लेसमेंट से बचा सके। और दूसरा ये होता है कि अगर हम सोचेंगे कि अब ये जो बोन डेड हो रहा है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसको एक तो ऐसे ध्यान रखना है, और दूसरी जो समस्याएं जैसे मसल पेन है, जॉइंट पेन है, जिसको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जिसको आर्थराइटिस है, ये है जिसकी वजह से जॉइंट पेन हो रहा है, उनको बेसिकली ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। एक्चुअली ये जो इसकी रिकवरी होती है नॉर्मली 6 मंथ के अंदर, जितने भी मसल पेन, ये जो अपनी है माइल्जिया है, जो नींद की जो समस्या है, जो प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, और ये चीज़ें हैं, थकावट है, सुस्ती है, वो नॉर्मली 6 वीक्स के से लेके 6 मंथ तक सब रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कुछ जैसे एवियन है, एवियन के छोड़कर बाकी लगभग सब रिकवर हो जाते हैं। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो एवियन के अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है, नॉर्मली जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसके लिए लाइट एक्सरसाइज इसमें हैवी नहीं करते। एक्चुअली जो जिसको ज्वाइंट पेन हो, जिसको पोस्ट कोविड जो ज्वाइंट पेन शुरू हुआ है, उनको रेस्ट नहीं देना चाहिए कि रेस्ट दे रहे हैं जी जोड़ों में दर्द हो रहा है। उसको हल्की हल्की लाइट जेंटल मूवमेंट करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, हल्की हल्की एक्सरसाइज करना चाहिए, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। रेंज ऑफ मोशन की जो एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है, ये मूवमेंट है, ये सीधा लेट के ऐसे मूवमेंट करें, उल्टा लेट के भी रेंज का मूवमेंट करें। तो जो रेंज ऑफ मोशन की मूवमेंट है, उससे मसल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो ज्वाइंट के अंदर भी सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे जो इन्फ्लेमेटरी काज होते हैं, जो सूजन वाले जो कारण होते हैं, वो धीमे धीमे डिक्रीज होता है। तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और ज्वाइंट की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरा होता है कि एक्सरसाइज के अलावा कोई जो है, कुछ लोग सिकाई करते हैं, जैसे कभी वार्म सलाइन, गर्म पानी की गुनगुना की या बर्फ़ की, दोनों कर सकते हैं, जिसमें जिसको रिलीफ ज़्यादा हो। किसी को ठंडे से रिलीफ ज़्यादा होता है और किसी को गर्म से रिलीफ होता है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ टाइम के लिए हमको
एंटी इन्फ्लेमेटरी देना पड़ता है। जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी में जैसे कुछ पेन किलर हैं, ये हैं, वो अंडर सुपरविजन जो है 5 to 7 डेज लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और होता है गुड डाइट, इसके लिए डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। डाइट गुड हमें जिसमें प्रॉपर विटामिन डी का सोर्स हो, प्रॉपर हमारे प्रोटीन का सोर्स हो। और दोस्तों आपको अगर विटामिन डी और प्रोटीन के सोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए होगा तो मेरा वीडियो है, उसके अंदर लिंक मैं डाल दूंगा, उस लिंक पर जाके देखेंगे तो हमको किस में कैल्शियम की रिच सोर्स है, विटामिन डी का रिच सोर्स है, वो सब मिल जाएगा आपको। और दोस्तों एक बात और बतानी है कि जो गुड डाइट है, गुड डाइट में होता है कि जिसके अंदर हमको बैलेंस डाइट हो। सबसे अच्छा होता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स लें, 1 गिलास दूध लें, और डाइट के अंदर एक जूस भी ले सकते हैं 1 गिलास, और खाने के अंदर नट्स का प्रयोग थोड़ा सा उसमें ज़्यादा करें। नट्स में मूंगफली ले लें या बादाम ले लें, अखरोट ले लें, लेकिन बेस्ट मूंगफली होता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अमाउंट इसको लेते रहेंगे तो प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा मिलती रहती है। और कई बार हमको 6 मंथ to 12 मंथ तक लेना होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गुड डाइट हो, गुड डाइट के बाद गुड एक्सरसाइज हो, गुड एक्सरसाइज के बाद हमारी सिकाई हो, ट्यूब हो, ये लगा सकते हैं, और सिकाई में ठंडा गर्म के भी लगा सकते हैं। और वॉकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के जो पोस्ट कोविड जो भी जितने प्रॉब्लम है, मसल पेन, जॉइंट पेन, इन सब चीज़ों में एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट। इसलिए एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर पोस्ट कोविड सिम्टम। इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है, और लाइट एक्सरसाइज करें, जेंटल एक्सरसाइज करें। और दोस्तों एक बात और बतानी, ये तो ट्रीटमेंट का पार्ट हुआ, और एक बात का और ध्यान रखना है कि जिसको भी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है, जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स आए हैं, या किसी को पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद जो अगर सपोज करो कोई इलेक्टिव सर्जरी करानी है, जैसे हमको गॉल ब्लैडर की पथरी निकलवानी हो, या फिर हार्निया का ऑपरेशन करवाना हो, या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना हो, या ACL टीयर हो, कोई लिगामेंट टीयर हो, उनका रिपेयर करवाना हो, तो उसके लिए आइडियली तो होता है कि 6 to 8 वीक्स का हम उसमें वेट करें, क्योंकि जल्दी नहीं कराएं। क्योंकि अगर जल्दी कराएंगे तो इसके अंदर जो अर्ली जो सर्जरी करवाते हैं उसके अंदर ना पोस्ट ऑपरेटिव जो हमारी वेस्कुलर प्रॉब्लम आती है, वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन की वजह से कभी कभी थ्रोम्बोसिस जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इसको अगर जितना हो सके 6 to 8 वीक वेट करें तो बेटर होता है। और सपोज करो किसी की हड्डी टूट गई या कुछ हो गया, तो इसमें इमरजेंसी सर्जरी जो जल्दी होनी चाहिए, तो उन कंडीशन में 3 to 4 वीक्स में हम करा सकते हैं। तो दोस्तों यही है हमारी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम के बारे में जो आज का डिस्कशन है। और ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों इसको सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आपको टाइम टू टाइम बोन, जॉइंट, मसल हेल्थ के बारे में आपको टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहेगी, और आप उससे कुछ खुद को और समाज को अवेयर करा सकते हैं। थैंक यू।